एक पॉजिटिव न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि देखो इनफेमस था करप्शन के लिए, इसके अलावा पेपर लीक्स के लिए 2005 में तो बीपीएससी के चेयरमैन को ही गिरफ्तार कर लिया गया, करप्शन के आरोप उन पर लगे थे। मई 2022 में यानी पिछले साल 67 बीपीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ। प्री का एग्जाम पेपर लीक हो गया। स्टूडेंट्स दूर दूर से आए थे पेपर देने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद वो पेपर दिया होगा। लेकिन देखो बाद में एक डिफरेंस आता है। अगस्त 2022 में बीपीएससी के चेयरमैन बनते हैं अतुल प्रसाद। वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आते हैं, बहुत सारे। जैसे देखो, इन्होंने ये पाया कि ना एग्जामिनेशन सेंटर तक पेपर्स ले जाए जाते हैं बैग में, जिसको काट के पेपर्स चुरा लिए जाते हैं। तो इन्होंने ये इंश्योर किया कि बॉक्स में जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं वो पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल तक, और बच्चों के सामने ही उस बॉक्स को ओपन किया जाए, बच्चों के सामने ही। बिल्कुल इन्होंने ये इंश्योर किया। ओएमआर सीट, जिसे पहले फ्लूइड का यूज करके चेंज कर दिया जाता था, इन्होंने ये इंश्योर किया कि ओएमआर सीट को एक सील बंद बैग में रखा जाए और सील से थोड़ी भी टेम्परिंग होना पता लग जाए। इसके अलावा एडमिट कार्ड पे 2 फोटोज हों, एक तो वेबकैम वाली, जब बच्चा फॉर्म भरेगा तो वेबकैम से फोटो ली जाएगी। इसके अलावा एक स्टूडियो वाली फोटो, यूपीएससी में जैसे हम स्टूडियो वाली फोटो देते हैं, बीपीएससी ने अब वेबकैम वाली फोटो भी लेना स्टार्ट कर दिया है। देखो, ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 एग्जांपल्स बताए। बीपीएससी के करंट चेयरपर्सन अतुल प्रसाद काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं बीपीएससी में, जिससे एस्पायरेंट्स को बहुत फायदा हुआ है। जिस प्रकार से गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन पहले रिफॉर्म लेके आया था जब दिनेश दासा चेयरपर्सन थे, अब तो वो यूपीएससी के मेंबर बन चुके हैं, उसी प्रकार से रिफॉर्म लेके आए हैं बीपीएससी के चेयरपर्सन अतुल प्रसाद। तो इन्होंने जो अच्छा काम किया है, देखो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एस्पायरेंट्स के हित में जो भी अच्छा काम करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप में से जो स्टूडेंट्स बिहार के हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि बीपीएससी में किस प्रकार से अभी अच्छा काम हुआ है पिछले कम से कम 1 साल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डेट आज की 8 दिसंबर 2023 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। पहला आर्टिकल हैप्पीमन जैकब का इंडिया का नेबरहुड डायलेमा से संबंधित है। थोड़ा मतलब नेगेटिव आर्टिकल है। हैप्पीमन जैकब का लिखने का स्टाइल ऐसा ही है, वो चैलेंजेस की बात ज्यादा करते हैं। कई बार उनके आर्टिकल्स में पेसिमिज्म झलकता है। फिर ये नीचे जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित आर्टिकल है और नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेटर्निटी से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के नेबरहुड डायलेमा से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हैप्पीमन जैकब का यह आर्टिकल है। देखो, एक तरफ जहां इंडिया ग्लोबल साउथ यानी कि गरीब और जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, और इस दिशा में इंडिया काफी एक्टिव हुआ है पिछले कुछ समय में। बट एक दिक्कत पता क्या है, इंडिया के पड़ोस में जो देश है ना, वो इंडिया की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुछ पॉइंट्स राइटर देते हैं। जैसे देखो, हमारे पड़ोस में ना एंटी इंडिया रेजिम्स का राइज, जैसे मालदीव में प्रो चाइना सरकार चुनी गई, और मालदीव की नई सरकार ने इंडिया को बोला आप अपने मिलिट्री पर्सनल को यहां से लेके जाइए। चलो देखो, मालदीव की सरकार जो है वो आइडियोलॉजिकली इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, बस ऐसा है कि उनको चाइना से ज्यादा फायदा दिखता है, चाइना ने उनकी मदद की है तो वो चाइना की साइड है। बट बांग्लादेश में अभी तो देखो अवामी लीग की सरकार है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी भी काफी तेजी से अब उभरी है। खालिदा जिया की जो पार्टी है ना, वो सीरियसली चैलेंज कर रही है बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी को। और बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी है ना, बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी खालिदा जिया की पार्टी, ये तो आइडियोलॉजिकली इंडिया के अगेंस्ट है और आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान के साइड है। इस्लाम को ज्यादा तवज्जो देती है बांग्लादेश की ये अपोजिशन पार्टी। अगर ये सत्ता में आ गई तो इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट चीज, चाइना का इन्फ्लुएंस ना साउथ एशिया में काफी तेजी से बढ़ा है। ये छोटे छोटे देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, इनको चाइना से ज्यादा मदद मिलती है। मदद देखो इंडिया भी करता है, बट
कंपटीशन में चाइना जीत जाता है। चाइना के पास ज्यादा पैसे हैं इन छोटे छोटे देशों को देने के लिए। एक पॉइंट आप ये देखिए, जैसे म्यांमार में ना अभी मिलिट्री रूल है। पूरे वर्ल्ड ने म्यांमार को आइसोलेट कर दिया क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री ने कू किया था, डेमोक्रेसी को खत्म किया, इसलिए वर्ल्ड ने म्यांमार के साथ रिश्ते तोड़ लिए। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना म्यांमार की मदद करने के लिए आगे आया। हालांकि देखो, इंडिया ने भी म्यांमार की मिलिट्री के साथ रिश्ते तोड़े नहीं, जैसा कि यूएसए वगैरह ने तोड़ लिए, बट चाइना ने पुरजोर म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स का समर्थन किया। उतना समर्थन इंडिया नहीं कर पाया। आप श्रीलंका देखिए, श्रीलंका में क्राइसिस आए, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, पूरे वर्ल्ड ने श्रीलंका को इग्नोर सा कर दिया, मतलब मदद देने के लिए मेजर कंट्रीज आगे नहीं आए। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने मदद की, लेकिन इंडिया से भी ज्यादा मदद की चाइना ने। तो कहने का मतलब यही है, जब हमारे आस पड़ोस के देश आइसोलेट हो जाते हैं ना वर्ल्ड से, तो चाइना आगे आता है इनकी मदद करने के लिए। मदद इंडिया भी करता है, बट उस लेवल पे नहीं कर पाता जिस लेवल पे चाइना करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, चाइना ना अपने आस पड़ोस के सभी देशों के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व कर रहा है। जैसे भूटान को अभी ऑफर किया कि वेस्ट में जो टेरिटरी है वो हमें दे दीजिए, डोकलाम वाली, बदले में आप हमसे नॉर्थ में टेरिटरी ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए। तो मतलब सभी देशों के साथ चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को छोड़ के। इंडिया के साथ चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सोल्व करना चाहता, क्योंकि चाइना को लगता है बॉर्डर डिस्प्यूट लाइव रख के, बॉर्डर डिस्प्यूट ओपन रख के इंडिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, इंडिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है। इसलिए चाइना इंडिया को यह बोलता है, अरे बाकी एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को अभी छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो लंबे समय से साउथ एशिया में ना यूएस भी एक्टिव था, यूएस का इन्फ्लुएंस था, यूएस भी मदद देता था, बट अब ना यूएसए का इंटरेस्ट साउथ एशिया में बहुत कम हो गया है। तो यूएसए का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में कम हुआ है ना, जैसे पाकिस्तान में भी अब ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है यूएस। पहले तो अफगानिस्तान में यूएस की मिलिट्री मौजूद थी, इस वजह से पाकिस्तान की आवश्यकता थी यूएस को। आज यूएस को पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। तो साउथ एशिया में यूएसए का इन्फ्लुएंस कम हुआ, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम को फिल कर दिया गया चाइना के द्वारा। यूएस का साउथ एशिया में होना इंडिया के लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं थी, बट साउथ एशिया से यूएसए का जाना और उसकी जगह चाइना का आना, यह जरूर इंडिया के लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि चाइना तो हमारा दुश्मन देश है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमारे पड़ोसी देश है ना, जैसे नेपाल, श्रीलंका, ये इंडिया के अगेंस्ट ना चाइना कार्ड प्ले करते हैं। इन देशों को अपनी कोई बात इंडिया से मनवानी हो ना, तो ये बोलते हैं सीधा सा, अगर देखो आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम चाइना से करवा देंगे। और इंडिया नहीं चाहता कि ये देश चाइना के इन्फ्लुएंस में जाएं, तो काइंड ऑफ ये छोटे छोटे देश इंडिया को ब्लैकमेल करते हैं, चाइना कार्ड प्ले करते हैं। ये इंडिया के रिस्पेक्ट में तो ये बोलते हैं हम अपने डिसीजन खुद से लेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए हमारे फॉरेन पॉलिसी संबंधित डिसीजंस में, आप इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन चाइना जब इनके फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में इंटरफेयर करता है, तो चाइना को ये कुछ नहीं बोलते। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये साउथ एशिया है ना, वर्ल्ड के लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन्स में से एक है। जैसे आप यूरोप के देश देखोगे, एक देश से दूसरे देश में ट्रेन्स चलती हैं, आना जाना बहुत आसान है, पता ही नहीं लगता कि कब अपना देश पीछे छूट गया, नेक्स्ट कंट्री आ गया, फिर उससे नेक्स्ट कंट्री आ गया, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बट साउथ एशिया लीस्ट इंटरकनेक्टेड कंट्री है, गरीबी बहुत ज्यादा है। जब गरीबी बहुत ज्यादा होती है ना, तो उस देश को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कौन दे सकता है इंडिया और चाइना में से? चाइना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहले इंडिया को यह लगा करता था, चूंकि हमारे पड़ोसी देशों की एथनिसिटी इंडिया से मैच होती है, भाषा इंडिया से मिलती है, धर्म इंडिया से मिलता है, तो ये हमारे पड़ोसी देश इंडिया के पास ही आएंगे, पक्की दोस्ती इंडिया के साथ ही रहेगी, ये इंडिया को लगता था। बट देखो, कहीं ना काफी बार ये चीजें बर्डन भी साबित हो जाती हैं। जैसे श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए, श्रीलंका में तमिल्स हैं, इंडिया में भी तमिल्स हैं।
इंडिया में जो तमिलनाडु के लीडर्स हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप श्रीलंका में तमिल्स की आवाज़ उठाइए, वहाँ पे जो वो ऑटोनमी चाहते हैं उनको ऑटोनमी दिलवाइए। और श्रीलंका की सरकार नहीं देना चाहती तमिल डोमिनेटेड रीजन्स को ऑटोनमी। तो इन चीज़ों को लेके, मतलब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी एथनिसिटी सेम है, भाषा सेम है, धर्म सेम है, इन चीज़ों की वजह से ना काफ़ी बार टेंशन्स पैदा हो जाती हैं। बल्कि लेकिन चाइना के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना के ऊपर ये बर्डन नहीं है, या फिर यूं कहें फायदा भी नहीं है तो बर्डन नहीं है। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें इंडिया के लिए कई बार लाइबिलिटी ज़्यादा साबित हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर बोलते हैं देखो इंडिया कि ना अभी की पॉलिसी क्या है, हमारे पड़ोसी देशों में जिस भी पार्टी की सरकार आएगी ना, जो भी सत्ता में होगा उसके साथ हम डील करेंगे। लेकिन ना इंडिया ये गलती कर देता है कि आप सिर्फ ना सत्ताधारी पार्टी से डील करते हो, आपको ना सभी सेक्शंस के साथ एंगेज करना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से डील करते हो ना, कल को फिर अपोजिशन पार्टीज नाराज हो जाती हैं। अगर आप सभी सेक्शन से एंगेज करोगे तो कोई सत्ता में आए कोई जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया की काफी समय से अप्रोच थी कि साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान, इस अप्रोच पे हम काम करेंगे, साउथ एशिया को इंटीग्रेट करेंगे पाकिस्तान को छोड़ के। इसी वजह से इंडिया ने बिम्स्टेक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पे ध्यान दिया, बट ये अप्रोच सफल नहीं हो पाई। लास्ट में राइटर ये कहते हैं, देखो बात कड़वी है लेकिन सच है। आज का जो साउथ एशिया है ना, पुराना साउथ एशिया नहीं है। पहले इंडिया की प्राइमेसी हुआ करती थी, बट अब चाइना इंडिया की प्राइमेसी को चैलेंज कर रहा है साउथ एशिया में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली चैलेंज कर रहा है। हम इस चीज़ को माने या ना माने, जैसे ये सारे देश नेपाल, भूटान, ये सब जैसे इंडिया के नेबर हैं, वैसे ही ये चाइना के भी नेबर हैं। इसलिए इंडिया को ना लाइक माइंडेड एक्सटर्नल एक्टर्स को इन्वॉल्व करना होगा साउथ एशिया में। लाइक माइंडेड एक्सटर्नल एक्टर्स कौन? जैसे यूएसए, जापान। इनकी सोच इंडिया के साथ मिलती है कि कैसे भी करके चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना है। तो इनको इंडिया साउथ एशिया में लेके आए, ये चाइना का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि इनके पास भी पैसे हैं। और अगली चीज, इंडिया के पास ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इंडिया नेबरिंग कंट्रीज में सभी सेक्शंस के साथ में एंगेज करेगा। कई लोग ऐसे हैं, कई पार्टीज ऐसी हैं हमारे पड़ोसी देशों में जो एंटी इंडिया है। बट देखो, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं पड़ोसी देशों में, उनसे आप नफरत करोगे तो काम तो नहीं चलेगा ना। आपको प्रयास करना चाहिए कि उनकी नफरत को कैसे कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है उनके साथ एंगेज करके। लास्ट पॉइंट, देखो इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन हमारे पास डिप्लोमेट्स की भारी कमी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में स्टाफ की कमी है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में ना स्टाफ ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, इंडिया का रोल भी बढ़ रहा है, हमें ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता है, ज्यादा डिप्लोमेट्स की आवश्यकता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से ड्राइव करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया के नेबरहुड डायलेमा से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फेट अकम्पली से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ना फेट अकम्पली का मतलब बताता हूं ताकि आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आए। जैसे देखो, कोई बच्चा है महेश। महेश के पापा ने क्या किया, महेश की ना म्यूजिक क्लासेस लगवा दी। म्यूजिक के जो टीचर थे उसको पैसा भी दे दिया कि 3,000 रुपए एक महीने के आप लीजिए और मेरे बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। टाइम भी ले लिया 5 बजे का। अब टीचर आ गए घर में म्यूजिक वाले, और महेश को अब बताया जाता है कि पैसे दिए जा चुके हैं और अब म्यूजिक टीचर घर में आ चुके हैं, आपको म्यूजिक सीखना है। लेकिन महेश से ना महेश की राय भी नहीं पूछी गई कि आपको म्यूजिक सीखना है या नहीं सीखना है। महेश के पापा ने पैसे पहले ही दे दिए, म्यूजिक टीचर अब घर में आ चुका है म्यूजिक सिखाने के लिए। तो महेश के लिए ये सिचुएशन क्या हो गई, फेट अकम्पली। मतलब अब तो देखो पैसे चूंकि दिए ही जा चुके हैं, टीचर आ ही चुका है, तो महेश के पास कोई चॉइस नहीं है, म्यूजिक सीखना ही पड़ेगा। तो ये मतलब होता है फेट अकम्पली का। अब मैं आपको बताता हूं जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में ये किस प्रकार से रेलेवेंट है। मतलब आर्टिकल क्या कहता है, 5.5 साल पहले 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, आर्टिकल 370 के तहत वो रिवोक कर दिया गया। स्टेट को
दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, दोनों यूटीज। अब देखो पिछले 5.5 सालों से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, अब इसका वर्डिक्ट आने वाला है नेक्स्ट वीक कि जिस हिसाब से, जिस प्रोसीजर का फॉलो करके जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट वीक इस इशू पे वर्डिक्ट देगी कि ये गलत था या सही था। जब देखो राइटर का ये कहना है, जब देखो सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट देना था तो इसी बीच पार्लियामेंट में 2 इंपॉर्टेंट बिल्स जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित इंट्रोड्यूस कर दिए गए। एक तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। पहला जो बिल है वो जम्मू एंड कश्मीर में सीट्स को इंक्रीज करता है 107 से 114 और 9 सीट्स जो हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करता है। दूसरा बिल जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो रिजर्वेशन दिया हुआ है ना वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस यानी सोशल कास्ट को, इसे रिप्लेस करता है अदर बैकवर्ड क्लासेस से। मतलब इस टर्म की बजाय अदर बैकवर्ड क्लासेस टर्म यूज की जाएगी। तो राइटर ये कहते हैं देखो जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है अगले हफ्ते, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये वो बिल्स हैं जो संबंध रखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की जनता से। तो जम्मू एंड कश्मीर की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अगर इन बिल्स को लेके आते, उनका रोल रहता इन बिल्स को एक्ट बनाने में, तो ज़्यादा सही रहता। अभी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में चुने हुए प्रतिनिधि तो है नहीं, क्योंकि जब से स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है वहां पर इलेक्शन हुए नहीं है, डीलिमिटेशन चल रहा था अभी तक। तो राइटर का यही कहना है कि बिल्स जम्मू एंड कश्मीर की जनता से संबंधित है, लेकिन उनका कोई रोल नहीं है इन बिल्स को एक्ट बनाने में। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कल को खिलाफ आया, कुछ भी आ सकता है, तो ये बिल्स तो एक्ट हो सकता है तब तक बन चुके हो ना। फिर तो जम्मू एंड कश्मीर की जनता के साथ वही हो जाएगा जो महेश के साथ हुआ कि पैसे दिए जा चुके हैं, अब आपको म्यूजिक सीखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जनता के साथ भी वही हो जाएगा कि अब एक्ट बन चुका है तो उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। जैसे महेश से नहीं पूछा गया था म्यूजिक सीखना है क्या नहीं, उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर की जनता से भी नहीं पूछा गया कि बिल्स को एक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो पिछले 5.5 सालों में ना जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिशियंस की सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज को सस्पेंड किया गया है। कई आर्बिट्ररी अरेस्ट हुए हैं, डिटेंशंस हुए हैं, कम्युनिकेशन शटडाउन हुआ था शुरू में जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था। जहां दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि मिलिटेंसी जम्मू एंड कश्मीर में कम हुई है, डेवलपमेंट की रेट जो है वो बढ़ी है। लेकिन देखो जब तक आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, उनको मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं करोगे, तो ये वो स्टेट है जहां पे देखो ऑलरेडी एलियनेशन की वजह से टेररिज्म बढ़ा है। तो यूथ को शामिल नहीं करोगे ना मेन स्ट्रीम में, तो फिर एलियनेशन आगे भी जाके बढ़ सकता है। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यूथ वहां पे एलियनेटेड रहे, सिटीजन्स आइसोलेटेड फील करें, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए और इसके बाद पॉपुलर इलेक्शंस वहां पे करवाए जाएं। जम्मू एंड कश्मीर के चुने हुए प्रतिनिधियों को इंक्लूड करके जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित डिसीजंस लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इससे लंबे समय से जो मिलिटेंसी चल रही है ना जम्मू एंड कश्मीर में, वो एड्रेस होगी। रूट काज यही है कि एलियनेशन, और पॉपुलर इलेक्शंस होंगे, स्टेटहुड रिस्टोर होगा तो वो एलियनेशन दूर होगा। तो ऐसा राइटर का मानना है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जम्मू एंड कश्मीर में फेट एकम्प्ली से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो अगला जो आर्टिकल है वो फ्रेटर्निटी से संबंधित है, एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी से संबंधित है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा यानी ब्रदरहुड। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में आर्टिकल में यह कहा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में 1949 में कहा था, ये जो 3 कीवर्ड्स हैं ना, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों कीवर्ड्स स्लोगन थे। बताइए कौन से रेवोल्यूशन के? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। तो BR अम्बेडकर कहते हैं इन तीनों को देखो एक साथ आपको देखना होगा। तीनों वर्ड्स एक साथ डेमोक्रेसी की नींव है। अगर आप इन कीवर्ड्स को अलग अलग करके देखोगे ना
तो फिर पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा डेमोक्रेसी का। हमारे संविधान में ये तीनों कीवर्ड्स हैं, यहां पर देखिए। प्रीएम्बल अगर आपने देखा होगा, जाहिर तौर पे देखा ही होगा, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, तीनों कीवर्ड्स हैं। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, लिबर्टी और इक्वेलिटी का मतलब तो हमें पता है। लिबर्टी का सिंपल मतलब है फ्रीडम, जैसे लिबर्टी टू अडोप्ट एनी न्यू प्रोफेशन, मतलब आज़ादी हो कोई नया प्रोफेशन अडोप्ट करने की। इक्वेलिटी का मतलब भी आपको पता है, समानता। लेकिन फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? हिंदी मतलब तो आपको पता है, चलो भाईचारा, ब्रदरहुड। वैसे अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए कि फ्रेटर्निटी की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बताओगे? देखो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये टर्म डिफाइन की गई थी, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब ये है, आप ऐसा कुछ दूसरों के साथ मत करिए जो कि आपको लगता है कि कोई आपके साथ ऐसा ना करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अगर आपको लगता है ना कि आपको कोई गाली ना दे, तो आप भी किसी दूसरे पर्सन को गाली मत दीजिए। आपको लगता है ना कि कोई दूसरा पर्सन मेरे साथ ऊंची आवाज में बात ना करे, तो आप भी किसी दूसरे पर्सन के साथ ऊंची आवाज में बात मत करिए। हालांकि देखो ये डेफिनेशन भी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी वेग है, और राइटर भी इस बात को मानते हैं। राइटर कहते हैं जनरली देखो फ्रेटर्निटी को ना एज ए इमोशन के तौर पे देखा जाता है रेदर देन ए प्रिंसिपल। और हमारे संविधान निर्माता भी इस बात को समझते थे, तभी देखो उन्होंने प्रीएम्बल में ना फ्रेटर्निटी वर्ड को एक क्लियर कंटेक्स्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की। आप यहां पर देखिए, फ्रेटर्निटी वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मतलब इसका ये है, देश में ऐसा भाईचारा हो, सिटीजन्स के बीच में ऐसा ब्रदरहुड हो कि इससे हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी मिले और देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी और ज़्यादा स्ट्रोंग हो। आप एक बात बताइए, सोचिए, मतलब देखो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अनटचेबिलिटी थी, मानते हो ना? अभी तो अनटचेबिलिटी हमारे देश में ना के बराबर है, लेकिन उस समय प्रैक्टिस की जाती थी। गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने इसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई थी। और जब देखो संविधान बना था ना, तो आपको पता है पॉलिटिकल इक्वलिटी आ गई थी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब हर एक वो पर्सन जिसकी एज 18 से ज़्यादा है उसको वोट देने का अधिकार मिल गया था। लेकिन अंबेडकर का ये मानना था, हम एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन में एंटर करने वाले हैं कि बहुत से लोगों के पास, उनका इशारा डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ था, दलितों की तरफ था, कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होगी, उनके पास वोट देने का अधिकार होगा, इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा, लेकिन सोसाइटी में अभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। सोशल इक्वलिटी उन्हें पूरी तरह से फिर भी नहीं मिलेगी। हालांकि इसका प्रोविजन किया गया था, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया था। बावजूद इसके देखो कुछ लोग ऐसे थे जो डिप्रेस्ड क्लासेस को, दलितों को इक्वल स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए अंबेडकर का कहना था पॉलिटिकल इक्वलिटी तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन सोशल इक्वलिटी नहीं मिलेगी अभी भी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह बात बोली गई थी कि फ्रेटर्निटी यानी देश के सिटीजन्स आपस में ऐसा भाईचारा बनाएंगे कि सबकी डिग्निटी इंश्योर होगी। मतलब कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा जिससे उसकी डिग्निटी हर्ट हो। और देखो आपस में अगर देश के सिटीजन्स डिवाइडेड रहेंगे कास्ट के नाम पे या फिर किसी दूसरे आइडेंटिटी के आधार पर, तो देश में कैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी आ सकती है ऐसी सिचुएशन में? तभी यह बात बोली गई थी प्रीएम्बल में कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बाद में देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आई 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी संविधान में, आर्टिकल 51A में। तो 51A में जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश में जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग धर्म भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो हर एक सिटीजन का कर्तव्य बनता है सबके साथ हार्मनी को प्रमोट करना और स्पिरिट ऑफ कॉमन को प्रमोट करना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ साफ हो जाती है कि देश में फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, ये जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट की नहीं है, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन की भी है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये बात बोली गई है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इनइक्वालिटी से ना फ्रेटर्निटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर देश में इनइक्वालिटी ज़्यादा है
तो फ्रेटर्निटी भी प्रभावित होती है, फ्रेटर्निटी कमज़ोर होती है। लेकिन हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, अलग अलग रीजन में इनइक्वालिटी है। देखो कई स्टेट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट्स अमीर हैं। साउथ इंडिया में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा मिलेगी अगर अलग से काउंट करोगे, नॉर्थ इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको कम मिलेगी पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा देखो कास्ट और रिलीजियस बेसिस पर भी काफ़ी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इंडिया में फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स, उनमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के आधार पर अगर देखोगे ना तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट दूसरी कम्युनिटीज़ की अपेक्षाकृत कम है, एजुकेशन का लेवल भी आपको कम मिलेगा। वैसे देखो जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने 9 कैटेगरीज ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई किया है जो ना सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दलित्स, आदिवासी, वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये एग्जाम्पल्स हैं। जब देश आज़ाद हुआ था ना तो उस समय देखो देश इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी से घिरा हुआ था, तो एक प्रकार से डर भी लग रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं को कि देश टूट ना जाए। मतलब इवन वेस्टर्न स्कॉलर्स भी ना बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, इंडिया एकजुट रह ही नहीं सकता। वो तो बोल रहे थे बस इंडिया टूट जाएगा, बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाएगा। इवन देखो ऐसा नहीं होता, वो बोला करते थे अभी टूटा इंडिया, अभी टूटा, बस 2 साल की बात है, अभी इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। जब नेहरू की डेथ हुई थी तब वो बोलने लगे कि बस नेहरू ने संभाल के रखा था, अब देखना इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अब जो नए लीडर्स आएंगे वो इतने मेच्योर नहीं है, वो इंडिया को एकजुट नहीं रख सकेंगे। लेकिन इंडिया जिस प्रकार से एकजुट रहा ना, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है। BR अम्बेडकर ने ना कुछ कंडीशंस बताई थी जिसके आधार पर हमारे देश में डेमोक्रेसी ठीक ढंग से वर्क करेगी। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो ऐसे में भी और GS आंसर राइटिंग में भी। डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखना हो तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज़, ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इनकम के आधार पर। प्रेजेंस ऑफ एन ओपोजिशन, ओपोजिशन की प्रेजेंस होनी चाहिए। आज के समय में थोड़ी ख़राब कंडीशन चल रही है अपोजिशन की। ओपोजिशन होता है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, अदरवाइज ना कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उसमें ना बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस आ जाता है तो फिर वो जनता के राइट्स पर ध्यान नहीं देते। हमारे देश की बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, हर एक पॉलिटी में ये बात लागू होती है। ओपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का होना, मतलब जो भी कानून बने, रूल बने, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का ख्याल रखना जरूरी है। UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट, टायरनी नहीं होनी चाहिए मेजोरिटी की माइनॉरिटी के ऊपर। मतलब BR अम्बेडकर ने इस पॉइंट में कहा था मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसी के चले हर इशू पर। नेक्स्ट, मोरल ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में और जनता में कंसाइंस भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अम्बेडकर ने बताई थी, डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और ये जो चीज़ें हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो इंडिया के डायलेमा से संबंधित नेबरहुड से टैकल करने में, डिटेल से इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। दूसरा, फ्रेटर्निटी से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि संविधान में जो फ्रेटर्निटी वर्ड मेंशन है इसकी क्या सिग्निफिकेंस, क्या मीनिंग है, और इसके बाद करंट सोशल रियलिटीज़ में कैसे फ्रेटर्निटी का जो आइडियल है वो और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है इंडिया की यूनिटी और प्रोग्रेस के लिए। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो और ज़रूर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कैसे लगा आपको डिस्कशन आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका जो फीडबैक है, कमेंट है, मोटिवेट भी करती हैं, फीडबैक भी मैटर करता है, तो आप बताइए। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।